Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will be discussing about the chapter 1 of class 7 political science on equality. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ते क्यों हैं, ताकि हमें सोसाइटी के बारे में पता लगे और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑन इक्वालिटी पर है। 6th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी, फिर इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। तो इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस सेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले इक्वालिटी होता क्या है। इक्वालिटी इज अ कंडीशन इन विच एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल। ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो आप ये देखिए कि इस चैप्टर में कांता और सुजाता का एक एग्जाम्पल दिया गया है। दो औरतें हैं, हाउसमेड्स हैं, घर पे जाके काम करती हैं और वो वोटिंग की लाइन में लगी हुई हैं वोट देने की। तो उनकी लाइन के पीछे जैन साहब खड़े हैं एक, जो जिनके घर पे वो काम करते हैं। तो आप ये पिक्चर ये दिखाती है, स्टोरी ये बताती है कि वोटिंग देते समय सब एक इक्वल हैं। दैट कम्स इक्वल राइट टू वोट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म कोई भी हो, कास्ट एजुकेशन, कास्ट कोई भी हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, स्टेटस, कितने अमीर हैं गरीब है कुछ नहीं, जेंडर मेल है फीमेल है कुछ नहीं, ये सब चीज़ों को छोड़कर बस वो 18 एंड अबव होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं इक्वल राइट टू वोट। एंड उनका एक वोट, एक सबका वोट एक बराबर होगा। अगर वो एक वोट देंगे तो वो एक ही काउंट होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। कांता, सुजाता और जैन साहब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, जबकि कांता जैन साहब के घर पे काम करती हैं। लेकिन क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में? क्या सब जगह पर हमें समानताएं मिलती हैं वोटिंग लाइन को छोड़कर? तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि अब हम देखेंगे। The caste system divides people into caste based on their birth. It is both followed in urban and rural areas. तो कास्ट सिस्टम कि ये छोटा कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, तो डिफरेंशिएशन बहुत रहता है। दलित्स और सो कॉल्ड लोअर कास्ट आर ट्रीटेड बैडली एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटीज इवन टुडे। अभी भी अगर आप समाज में जाएंगे, कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा ही दिखेगा। पीपल आर डिनाइड रेजिडेंशियल एरियाज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। अभी भी आप अगर किराया लेने जाए, किराया का मकान ढूंढने जाएंगे, कहीं कहीं लोकेलिटीज़ में ऐसा है जो छोटी सोच रखते हैं कि उस लोकेलिटी में इस इंसान को, क्योंकि दूसरी कास्ट का यहाँ घर नहीं देना, या कोई बहाना, डायरेक्ट नहीं बोल पाते क्योंकि इट इज़ अ क्राइम, तो बहाना बना के बोलते हैं। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वॉलेटेड। अगर ऐसा अगर किया जाए लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, अगर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो एक तरीके से डिग्निटी होती है इंसान की, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ठेस पहुंचती है। तो इसी का मैं एक एग्जांपल देता हूं इसी चैप्टर में से। जो कांता जैन साहब के यहाँ काम करती है, उसके बच्ची बीमार है, तो उसने जैन साहब की जो वाइफ है उनसे मांगा एडवांस तनख्वाह अपनी, वो लेके गई और उसको हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हुई। हॉस्पिटल की लाइन में जब वो खड़ी थी तब उसके दिमाग में एक बात आई, वोटिंग के लिए तो हम सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, पर अगर जैन साहब की बेटी अगर बीमार पड़ जाती तो क्या उनको ऐसे ही पैसे मांग के लाइन में लगना पड़ता? नहीं, उनके पास पैसा है, रिसोर्स है, दे कैन गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गेट द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी लाने की कोशिश करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने 6th क्लास में पढ़ा है। ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग खुद चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो उन्हें गवर्न करें थ्रू इलेक्शंस। तो इंडियन डेमोक्रेसी चलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे बड़ा कानून है इंडिया का। रूल्स जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अबाइड करने हैं। तो उसमें लिखा है कि नो इंडिविजुअल विल बी डिस्क्रिमिनेटेड एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन to every individual in this country, including male, female, person of all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, all are equal. तो अनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया। तो इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखो दिए गए हैं 4 प्राविधान, जिसे बोलते हैं प्रोविजंस। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब इक्वल हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं करा जाएगा। कलर, रिलीजन, जेंडर, रंग के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, वो किस रेस को बिलोंग करता है, उसके पूर्वज कौन थे उसके आधार पर, या जेंडर के आधार पर। एवरीवन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। सब इंसान को, जितने भी लोग हैं पर्सन, वो पब्लिक प्लेसेस यानी कि पार्क्स हो गए, मॉल्स हो गए,
वहां पे उनको जाने का अधिकार है। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। इंडिया में पहले क्या होता था, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसे करती थी, डिस्क्रिमिनेट करती थी लोगों को कि इन लोगों को नहीं छूना है, इन लोगों को नहीं छूना है, ये अनटचेबल्स हैं। उसको अबॉलिश करा गया है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्टली थ्रू लॉज एंड सेकेंडली थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले लॉज बनाए गए। लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम्स भी जारी करे गए हैं, जिससे जो कम्युनिटी डिसएडवांटेज में थी, जो लोग पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे चीजों का, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का, उनको भी फायदा हो। दीज स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। अब देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल देखता हूं, मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दिन में खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, एक तो नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ता है, बच्चे खाने के लिए बिल्कुल आएंगे स्कूल में और वो साथ ही साथ कुछ पढ़ भी लेंगे, जिससे क्या होता है, एक तरीके से अवेयरनेस आती है। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर द मील्स। अब यहां पे देखो कि जो उनकी मील्स प्रिपेयर करता है उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कि वो वेरियस क्रचेस खोले, वेरियस गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें उनको एज अ कुक रखा जाता है, जिससे क्या होता है, उनका एक तरीके से डेवलपमेंट होता है। रीजन फॉर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वालिटी। अब देखो, ये लॉज बना दिए गए लेकिन अब भी कुछ लोग इन्हें मानते नहीं है। तो क्या रीजन है? सबसे पहले इसमें है कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज द एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। जो एटीट्यूड है लोगों का, जो प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस मतलब कि पहले से ही किसी के बारे में जाने बिना व्यूज बना लेने, और स्टीरियोटाइप है जो पहले से चला रहा है उसी को मानना। तो उस चीज को हटाने में समय लगता है। They continue to treat people unequally on the basis of caste, religion, disability, economic status because they are women. अब देखो यहाँ पे क्या है कि लोगों में मानसिकता बनी हुई है कि हम, ये तो ऐसा है, ये तो दूसरी कास्ट को बिलोंग करता है तो बेकार है, ये दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है बेकार है। यू शुड ट्रीट अ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, मतलब वो कैसे काम करते हैं उस पर हमें ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि पहले से ही सोचकर उसके लिए दिमाग में प्रेजुडिस बना लेना है। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is only when the people begin to believe that no one is inferior, तभी और सब लोगों को डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करा जाएगा, तो आज का एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करी गई है, जिन्होंने एक बुक लिखी है जूठन, जो कि एक दलित लाइफ के है। वो एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे और उनके साथ जो जो चीज़ें हुई उनकी लाइफ में उन्होंने वो मेंशन किया है। वैसे ही डिग्निटी की जहां बात आती है, आपने एक मूवी देखी होगी, आपके पेरेंट्स ने मूवी देखी होगी दीवार, अमिताभ बच्चन की मूवी है, बहुत फेमस है। उसमें अमिताभ बच्चन जब छोटे थे तो वो बूट पॉलिश करते थे। तो जिन्होंने एक बार उनके पास कोई लोग आया और बूट पॉलिश करवाई और पैसे फेंक के दिए, तो उन्होंने एक का बात कही कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो बेसिकली दैट शोज द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन एंड यू कैन डू दैट। सो इक्वालिटी की बात हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में करी। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे यूएसए का। हम सोचते हैं कि हमारी कंट्री में ही अनइक्वालिटी है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अनइक्वालिटी थी और अभी भी प्रिवेल करती हैं। वन एग्जाम्पल इज यूएसए। In USA, the civil rights movement in 1960 restored the dignity of African American based on their color. तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो अफ्रीका के स्लेव्स थे, जब अमेरिका यूरोपियंस के अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये अफ्रीका से लोगों को उठाकर शिप्स में ले जाते थे और यूएसए में काम करवाते थे। अब यूएसए जब इंडिपेंडेंट हो गया, तब ये ब्लैक अमेरिकन्स जो थे, ब्लैक जो अफ्रीकन्स थे वो अमेरिकन्स हो गए, बट फिर भी उनकी डिग्निटी के साथ उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। बट ये सब कुछ चेंज हो गया 1955 में एक इंसिडेंट की वजह से। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करी थी, वैसे ही सिमिलर कंटेक्स्ट में रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 को वो एक बस में बैठी जाकर, रोजा पार्क्स को वहां पे जो व्हाइट लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि आप किस सीट पे नहीं बैठ सकती, ओनली बिकॉज हर कलर वॉज ब्लैक। तो वो एक रंग के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा गया, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं। और उन्होंने अपने गुस्से को संभाला और उसे सही डायरेक्शन में ले गई, अपनी सिविल राइट्स की मांग करी, जो उनके अधिकारों की मांग करी। और 9 साल बाद द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, religion or national origin. It also stated that all school would be open to
to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. अब क्या हुआ, उस मूवमेंट के दौरान एक औरत की एक तरीके से हिम्मत के कारण यूएसए की पूरी हिस्ट्री बदल गई. सो इफ यू पीपल कैन चेंज योर मेंटालिटी, इफ द यंग जनरेशन कैन चेंज देयर मेंटालिटी, दे कैन change the face of Indian Republic and can make India a developed nation as well as a superpower. Thank you.